हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम में बाढ़ हर साल क्यों आती है। तो असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तीन स्टेट में लगातार बाढ़ आती रहती है जब भी बरसात का मौसम होता है। और एक मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, वहाँ पर भी बहुत बाढ़ आती रहती है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। असम फ्लड सिचुएशन इम्प्रूव स्लाइटली 6.8 लाख स्टिल अफेक्टेड। तो 6 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं। गुवाहाटी से रिपोर्ट है एज मैनी एज 17 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 17 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा अफेक्टेड है असम में। असम कंटिन्यूड टू रील अंडर फ्लड्स डिस्पाइट द ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूविंग कंसिडरेबली ऑन संडे। नो न्यू डेथ वाज रिपोर्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स। तो लास्ट 24 आवर्स में एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। अब जो सिचुएशन है इम्प्रूव हो रही है। तो इस वीडियो में हम जब बात करेंगे कि बाढ़ कब आती है और किन कंडीशन में आती है, या फिर क्या कारण होते हैं जो किसी भी रीजन्स में बाढ़ आती है। तो मैंने इसमें 3 पॉइंट तैयार किए हैं। भौगोलिक कारण मतलब कि जोग्राफिकल कॉज, एंड नेचुरल कॉज, और मानवीय कारण मतलब कि मैन मेड कॉज। तो 3 कारण के ऊपर हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है एम के स्टडी। आप सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे कि वीडियो में क्या कमी रही है या फिर क्या अच्छा लगा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो से कोई किसी को हेल्प मिल रही है, या मेरी वीडियो यूज़फुल है या यूज़लेस है। तो पहले हम बात करते हैं भौगोलिक कारण की। न तो नदियों के निकटवर्ती होना। जब भी कोई रीज़न अगर नदियों के निकटवर्ती होगा तो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि नदी का जल स्तर बढ़ने पर जो आसपास के रीजन्स होंगे उनमें बाढ़ का आ जाना। क्योंकि जब भी कोई नदी में बाढ़ आती है तो उसका वाटर लेवल ऊपर जाता है और आसपास के एरिया में पानी फैलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पानी फैलता है तो वो आसपास के रीजन में जितने भी बसने वाले लोग हैं, उनके जो घर हैं, उनकी जो खेती हैं, उन सबको अफेक्ट करता है। तो उन सब के लिए हानि पहुँचाता है जो नदियों के आसपास में रहने वाले लोग हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका अफवाह क्षेत्र का सीमित न होना। अब मान लीजिए कोई नदी है, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल कि गंगा नदी है, और हम उसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र उसका डिसाइड कर देते हैं कि ये 500 मीटर की चौड़ाई में ही बहती है। मैक्सिमम इसकी चौड़ाई जो है 500 मीटर या 1 किलोमीटर हम डिसाइड कर देते हैं। तो उसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटी होने लगती है वो एकदम फ्रीली होती है। पर अगर मान लिया गंगोत्री ग्लेशियर जल्द पिघलना स्टार्ट हो जाए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और ग्लेशियर से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जब पानी निकलेगा, बर्फ़ पिघलेगी, तो पानी सीधा फ्लो होकर के गंगा नदी में आएगा। तो जो उसका वाटर लेवल होगा वो बढ़ेगा, और 1 किलोमीटर की रेंज से ही वो ज़्यादा चौड़ाई में जितना फैलेगा, तो जो ह्यूमन एक्टिविटी उस दौरान हो रही होगी उन सबको वो इफेक्ट करेगा, और वो एक अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर होगा ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। तो ह्यूमन के लिए जो अफवाह क्षेत्र है, नदियों का जो अफवाह क्षेत्र होता है, उसको भी लिमिटेड नहीं मानना चाहिए। उसकी एक ऐसी सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी बहुत ही रेयर चांस होगा कि यहाँ पर पानी आ जाए। इस तरीके से अगर हम नियम मान करके या इस तरीके की सीमा मान करके अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टेड रहती है। तो नदी का ढलान अधिक होना। अब मान लीजिए पानी अगर बहुत स्पीड से आ रहा है, ढलान पे आ रहा है, तो उसकी गति भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके मार्ग में जितनी भी चीज़ें आए वो उन सबको जड़ सहित काट दे या जड़ सहित उखाड़ दे। आपने देखा होगा जब भी बाढ़ आती है उसके कुछ पिक्चर्स आते हैं या वीडियो आती है, तो उनमें दिखाया जाता है कि पेड़ तक बहा ले जाती है, और जो घर खड़े होते हैं आसपास के रीजन्स में उन सबको वो तोड़ देती है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि पानी का जब ढलान से ज़्यादा फ्लो होता है तो वो अपनी बहुत हाईएस्ट स्पीड में होता है, तो सामने वाली आने वाली चीज़ों को वो टक्कर मार करके तोड़ देता है या उड़ा देता है। वीडियो में आपको देखने को मिला होगा कि जैसे 4 व्हीलर हुई या फिर घर हुए, वो एज इट इज़ बहे चले जाते हैं। तो ये भी एक कॉज है भौगोलिक कारण का। भौगोलिक कारण है आसपास के रीजन्स में बाढ़ आने का। और नदियों का जल स्तर, जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, आसपास के रीजन्स में फैल जाता है, तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अगर नदियों का जल स्तर लिमिटेशन है, अपनी कंट्रोल में है, तो कोई भी चांस नहीं है कि वहाँ पर आसपास के रीजन्स में बाढ़ आए। और लास्ट पॉइंट है इसका ग्लेशियर का पिघलना। तो ग्लेशियर पिघलने के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर होता है जब
किसी भी पहाड़ की ऊंचाई या किसी भी पर्वत की ऊंचाई 4400 मीटर से ऊपर हो जाती है तो उसके ऊपर जो है एक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब किसी भी पहाड़ पर ग्लेशियर बनता है या बर्फ़ जमती है तो वो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है तो वो बर्फ़ पिघलती है, और बर्फ़ पिघलती जब गर्मी हो जाती है तो ढलान के साथ सीधे जड़ में आकर के एक नदी का रूप धारण कर लेती है। तो जो गंगा नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय पर है, तो हिमालय का जो गंगोत्री ग्लेशियर जब पिघलता है तो मई और जून के महीने में जबकि ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे ज़्यादा पानी फ्लो होता है गंगा नदी में। तो उस टाइम पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बाढ़ गंगा नदी अगर लेके आती है तो वो जून और जुलाई के महीने में ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो गंगोत्री, अब एक कारण यहाँ पर यही बनता है कि ग्लेशियर होने की वजह से ही नॉर्थ रीजन में जितनी भी नदी हैं उनमें 12 महीने पानी भरा होता है और वो हमेशा फ्लो होती रहती है। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जितनी भी नदी हैं वो बरस भर नहीं भरी रहती, उनमें सिर्फ बरसात आने पर ही पानी जमा होता है। तो जो वहाँ पर पहाड़ है उनका मेन रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ है साउथ इंडिया में जो पहाड़ है उनकी ऊंचाई जो है 4400 मीटर से ऊपर नहीं है, सब 4400 मीटर के नीचे है। तो वहाँ पर ग्लेशियर नहीं है। अगर ग्लेशियर होते तो वहाँ पर भी 12 महीने जो है नदी फ्लो होती रहती। तो ये भी एक कारण है। भौगोलिक कोष के बारे में हमने बात कर लिया। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक रीजन्स की। तो लगातार बारिश का होना, बादल का फटना और भूस्खलन होना, ये 3 कॉज हैं, प्राकृतिक कारण हैं जब किसी आसपास के रीजन में या फिर किसी भी नदी से होने वाली बाढ़ आसपास के रीजन्स को इफ़ेक्ट करती है। तो लगातार बारिश अगर होती रहेगी तो पानी जल स्तर बढ़ेगा किसी भी नदी का। जो पानी नालों द्वारा या फिर पहाड़ों द्वारा बह करके नदी में जाएगा तो वो उसका वाटर लेवल जो है हाई होगा और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, आसपास के रीजन्स में फैल जाएगी। बादल का फटना भी यही बताता है जब मूसलाधार बारिश होती है। और भूस्खलन का कारण यही है, जैसे मान लीजिए कोई नदी फ्लो हो रही है और वो किसी पहाड़ वाले रूट से होकर के निकलती है या फिर कहीं ऐसे जगह से निकलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, तो भूस्खलन होने की वजह से वहाँ पे नदी का रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया, मतलब कि रुक गया। तो जो नदी का पानी होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा और इधर उधर बहना स्टार्ट कर देगा। वो अपने मेन स्ट्रीम में ना बह करके चारों तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। तो चारों तरफ जो आसपास में आने वाले रीजन्स होंगे वहाँ पर पानी फैल जाएगा और वहाँ पर क्या होगी, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। सॉरी। अब मानवीय कारण, वृक्षों का कटाव करना। वृक्षों के कटाव से तो आपको पता ही होगा कि वृक्षों का कटाव करने से वातावरण को कितना नुकसान होता है। मिट्टी का कटाव हो जाता है, नदियों का स्पीड कम नहीं हो सकती। फिर जैसा मान लिया नदी जब भी बहती है तो वृक्षों से टकरा करके वो अपनी गति को हल्का करती है, उसकी गति कम हो जाती है। मिट्टी का कटाव करना, अगर मान लीजिए कोई नदी फ्लो हो रही है उसके आसपास की अगर हम दोनों साइड की मिट्टी काटना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी जो बाउंड्री होगी, दोनों साइड की जो बाउंड्री होगी वो कच्ची हो जाएगी। तो जब भी पानी की गति जो है तेज होगी तो वो क्या करेगी, अपने आसपास की बाउंड्री को तोड़ करके एरिया में घुसना स्टार्ट कर देगी और वहाँ पर रहने वाले लोगों को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो उसी को बाढ़ बोल दिया जाता है कि इस नदी के द्वारा बाढ़ आई। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कोसी नदी है, तो कोसी नदी क्या करती है, बिहार में ज़्यादातर बाढ़ का कारण कोसी नदी होती है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर बाढ़ का कारण दामोदर नदी होती है। और ये जो इस समय असम में जो फ्लड्स आए हुए हैं इसका ज़्यादातर कारण ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। तो इन तीनों स्टेट के बारे में भी ये बात याद रखनी चाहिए कि कौन सी नदी किस स्टेट को इफेक्ट करती है बाढ़ आने के दौरान। और नदी के अपवाह क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, नदी का जो फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है, पर ह्यूमन एक्टिविटी क्या करती है, वहाँ पर डैम बना देती है, वहाँ पर बिजली जनरेट करनी स्टार्ट कर देती है या और किसी भी तरीके की एक्टिविटी पानी को अननेसेसरी यूज़फुल करने लगती है या फिर किसी फैक्ट्री को ट्रांसफ़र करने लगती है। तो उस दौरान जो पानी होगा, बरसात आने पर पानी अपने हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। तो जब वो उस डैम से कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो सडनली वो डैम टूट जाएगा या फिर वो अचानक से पानी को इस तरह छोड़ेंगे कि आसपास के रीजन्स को वो तबाह कर देगा, पानी आसपास के रीजन में भर जाएगा। तो वो पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से भर के रखते हैं। तो ये भी एक मानवीय कारण होता है। तो असम के बारे में हम बात कर रहे थे। असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन ये होता है कि
बांसों का प्रयोग घर बनाने के लिए किस स्टेट में किया जाता है, तो वो उसका आंसर होगा हमारे पास बम्बू, मतलब कि असम में जो है बम्बू बांसों का प्रयोग किया जाता है घर बनाने के लिए। तो कितने शानदार घर लगते हैं आप देख सकते हैं। अब असम की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में इसका लोकेशन है और ये 7 सिस्टर में से एक स्टेट है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की, तो उसमें 7 स्टेट आते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड, फिर मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 7 स्टेट हैं। यूपी के बाद असम दूसरा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। तो मानस और काजीरंगा ये 2 नेशनल पार्क इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और ये IIT गुवाहाटी जो है ये भी असम में ही लोकेट है। इसकी 2 इंटरनेशनल बॉडी है, एक तो भूटान से और दूसरी बांग्लादेश से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है या पसंद नहीं आती है तो इस बात का आंसर आप अगर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में ज़्यादा एफर्ट कर पाऊँगा या आपकी इच्छा अनुसार उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा। थैंक यू।